जैसा कि भगत सिंह ने भविष्यवाणी की थी, उसका ध्येय एक दिन जरूर पूरा होगा। तो क्या हुआ अगर आज़ादी का मशाल जलाए रखने के लिए उन्हें और उनके साथियों की अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। यह स्वतंत्रता की देवी की बेदी पर दिया गया बलिदान था। 20वीं सदी के पहले दशक में देश भर में क्रांति की लपटें भड़क उठी थी। लोग अंग्रेजों से अपनी आज़ादी छीन लेने के लिए उतावले हो उठे थे। पंजाब के कई नेता इस लड़ाई में कूद पड़े थे। ऐसे ही दो नेता थे, सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के चाचा और पिता। दोनों ही सदी के शुरू में अमेरिका में गठित गदर पार्टी के सदस्य थे। उसकी स्थापना ब्रिटानी हुकूमत को भारत के उखाड़ फेंकने के इरादे से की गई थी। दोनों को ही ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए जेल भी जाना पड़ा था। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मुकदमे चल रहे थे और उन्हें काले पानी की सज़ा से बचने के लिए ईरान भागना पड़ा था। वहाँ से वो तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और आखिर में ब्राज़ील गए थे। काले पानी की सज़ा एक ऐसी सज़ा थी जो लगभग हर क्रांतिकारी को भाग में लिखी होती थी। यह समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर बनी जेल थी, जिसकी ऊंची दीवारें फौलाद की तरह मजबूत थी। अंडमान टापू पर स्थित जेल की गहरे समुद्र के बीचों बीच थी, जहां से भागना लगभग असंभव था। खाते पीते और समृद्ध मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद दोनों भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य धारा और खासकर लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के खिलाफ थे। दोनों भाई ब्रिटिशों के खिलाफ जन विद्रोह खड़ा करने के लिए क्रांतिकारी उपायों के प्रयोग का ताक में रहते थे। भगत सिंह का जन्म 28 दिसंबर 1907 को हुआ था। उसी दिन उसके पिता किशन सिंह और एक अन्य चाचा स्वर्ण सिंह की जेल से रिहाई हुई थी। अजीत सिंह को भी जल्द ही रिहा किया जाने का खबर भी परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होने के कारण बच्चे का नाम भगत लाल अर्थात भाग्य वाला रखा गया था। भगत सिंह की शुरू की पढ़ाई बांका के एक प्राथमिक स्कूल में हुई। 1916-17 में उसके पिता कांगड़ा के भूचाल पीड़ितों के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था में हाथ बटाने के लिए लाहौर में जा बसे। भगत सिंह को अब लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अपने बचपन के इन वर्षों के बारे में भगत सिंह लिखता है कि आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने का प्रेरणा उन्हें अपने माता पिता से ही प्राप्त हुई थी। 1923 में भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती हो गए थे। यह कॉलेज पंजाब के कौमी विद्यापीठ से जुड़ा हुआ था और लाला लाजपत राय और भाई प्रेमनंद द्वारा स्थापित और संचालित था। इसकी स्थापना के पीछे सरकारी संस्थानों का एक विकल्प प्रस्तुत करने का उद्देश्य था, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वदेशी की भावना पैदा की जा सके। इस कॉलेज के माध्यम से आत्मनिर्भर और प्रगतिशील युवा युवतियों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने की उम्मीद की जा रही थी जो एक नए भारत की मांग पर खड़ी उतर सके। कॉलेज में भगत सिंह का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा था। कॉलेज के प्रिंसिपल छबील दास ने अपने स्मरणों में लिखा है कि क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए किताबों उपलब्ध नहीं होती थी, इसलिए अध्यापक लाइब्रेरियों की किताबों से महत्वपूर्ण अंश छांटकर छात्रों को पढ़ने के लिए दिया जाता था। उन दिनों मजीनी, गरिबाल्टी और रूसी क्रांति को लेकर खूब बहसें होती थी। भगत सिंह कॉलेज के डेमोक्रेटिक सोसाइटी के भी सदस्य थे और न सिर्फ अपने बल्कि शहर के सभी कॉलेज के प्रतिभाशाली छात्रों में गिने जाने वाले थे। उनके एक जमीनी लेखन एस.आर. बख्शी के अनुसार अपने कसरती बनन और रौबीली आवाज़ के कारण वे अलग ही दिखते थे। भगत सिंह की उर्दू, हिंदी, गुरमुखी, अंग्रेजी और संस्कृत पर बहुत अच्छी पकड़ थी। अपने एक पर्चे में नास्तिक क्यों हूँ में उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों के बारे में लिखा है कि हालांकि मैं कुछ प्रोफेसरों को चाहता था और कुछ के खटकता भी था, लेकिन मैं कभी भी बहुत मेहनती और पढ़ाकू लड़का नहीं था। मुझे अपने आप पर घमंड करने जैसी भावनाओं का शिकार होने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि मैं कुछ शर्मीला लड़का भी था और अपने भविष्य को लेकर निराशाजनक सोचों में डूबा रहता था। 16 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते भगत सिंह पूरी अपनी तरह आज़ादी की लड़ाई में रंग चुके थे। इसका
सबसे अच्छा उदाहरण विवाह के प्रति उसके नज़रिए में देखा जा सकता है। जब 1924 में उनके पिता उनके विवाह के लिए जोर डालने लगे तो पिता को समझा न पाने के कारण भगत सिंह लाहौर का अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए। अपने पिता के नाम छोड़े गए पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, मेरा जीवन एक महानतम ध्येय को समर्पित है, देश की आज़ादी के ध्येय को, इसलिए अब किसी तरह का आराम या सांसारिक मोह माया मुझे ललचा नहीं सकता है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो मेरी धागा बांधी रस्म पर बाबूजी ने यानी कि उसके पिता अर्जुन सिंह ने कहा था कि मुझे देश की सेवा के लिए समर्पित किया जाता है, इसलिए अब मैं उसी वचन को निभाने का इंतजार कर रहा हूँ। आशा है आप मुझे क्षमा कर देंगे। भगत सिंह के मित्र और सहपाठी जयदेव गुप्ता ने उसे विवाह न करने का कारण पूछा तो भगत सिंह ने कहा कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वह कांटों से भरा हुआ था। उसके दो चाचा भी थे जो इसी रास्ते पर चलते थे और अपने पीछे दो विधवाएं छोड़ गए थे। क्या वे भी किसी अभागिन का सुहागन उजाड़ कर जाए? छबीलदास ने अपने स्मरणों में लिखा है कि जब उन्होंने विवाह किया था तो भगत सिंह ने उन्हें खूब डांटा फटकारा था। छबीलदास ने जवाब दिया था, अगर मुझे सचमुच ही एक बहुत अच्छी जीवन साथी मिल रही हो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनने की बजाय मेरी प्रेरणा बनने के लिए तैयार हो तो क्या तुम कहोगे? उन्होंने लेनिन की पत्नी सुनियात सेन के कार्ल मार्क्स की संगनी का उदाहरण दिया। भगत सिंह यह सुनकर कहा कि गुरुजी, आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता है। कानपुर जाते समय भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम जयचंद्र विद्यालंकार का एक पत्र लेते गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक कर्मठ हिंदू थे जो मरते दम तक धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ते रहे। वे कानपुर से प्रताप नामक एक साप्ताहिक अखबार निकालते थे। 1923-24 से भगत सिंह उन्हीं के साथ जुड़े रहने और बलवंत के नाम उन्हें अधीन काम करने रहे। कानपुर में ही उन्हें बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा और बीके शर्मा जैसी शख्सियतों से मिलने का अवसर मिला जो आगे चलकर उनके अतरंग साथी बन जाने वाले थे। अजय घोष जो तब 15 वर्ष के थे, भगत सिंह के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में लिखता है, मेरे ख्याल से मैं 1923 में किसी समय भगत सिंह से मिला था। बीके दत्त ने कानपुर में मुझे उससे मिलवाया था। वे लंबे और दुबले पतले थे और उन्होंने ढंग के कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। वे काफ़ी चुप थे। मुझे उनमें देहात के किसी लड़के की तरह चुस्ती और आत्मविश्वास का आभास दिखाई देता था। मैं उनसे कुछ खास प्रभावित नहीं हुआ और मैं दत्त से यह बात भी कही थी। 1924 का वर्ष भगत सिंह के मन में क्रांति के बीज बोने वाला वर्ष साबित हुआ। कानपुर में वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे जो एक वर्ष पहले ही सचिंद्रनाथ शिलान्यास द्वारा शुरू की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद एचआरए के मुख्य कार्यकर्ता थे। भगत सिंह जल्द ही उनके बहुत करीब आ गए थे। एचआरए के सदस्य के रूप में ही उन्होंने बम के दर्शन को गंभीरता से लेना शुरू किया। सशस्त्र क्रांति एकमात्र ऐसा उपाय थी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका जा सकता था। भगत सिंह संयुक्त प्रांत में लोगों को एकजुट करने वाला कार्यकर्ताओं की तलाश में गांव-गांव घूमे। 1925 में उनके पिता का क्षमा याचना का पत्र आने के बाद भगत सिंह लाहौर लौट गए। इसके बाद एक वर्ष के भीतर ही उन्होंने और उनके साथियों ने नौजवान भारत सभा नामक एक उग्रवादी संस्था की स्थापना कर दी। अप्रैल 1926 में भगत सिंह सोहन सिंह जोश से मिले जिसके माध्यम से उनका पीजेंट्स एंड वर्क पार्टी के समर्पण हुआ। यह पार्टी पंजाबी में कीर्ति नामक एक मासिक पत्रिका निकाली करते थे। अगले एक वर्ष तक भगत सिंह जोश के साथ काम करते रहे और कीर्ति के सांप्रदायिक बोर्ड में शामिल हो गए। 1927 में उन्होंने सबसे पहले काकोरी मामले में आरोपियों के साथ संबंधों के संदेह के गिरफ्तार किए गए उसके लिए विद्रोह के छदम नाम एक छपा लिखा, जिसके लिए विद्रोहियों के छदम नाम से छपा एक लेख जिम्मेदार था। उन पर दशहरे के मेले के दौरान लाहौर में एक बम विस्फोट में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया। उन्हें अच्छे चाल चलन के कारण 6000 रुपये की भारी भरकम जमानत पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद में माफ भी कर दिया गया। 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड के 2 अकेले भगोड़े रह गए थे। अन्य नेताओं के जेल में होने का मतलब था कि अब एचआरए का नेतृत्व उन्हीं के हाथ में आ गया था। अजय घोष ने उन दिनों को याद करते हुए लिखा है कि 1928 में
एक दिन अचानक एक नौजवान मेरे कमरे में आया और मेरा हालचाल पूछने लगा तो मैं हैरान रह गया। वे भगत सिंह थे, लेकिन पहले वाले भगत सिंह नहीं। वे लंबे, ऊंचे और आकर्षक देह काठी के एक जोशीले और समझदार नौजवान प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखों में एक अनूठी चमक और समझदार नौजवान प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखों में एक अनूठी चमक थी और वे कई दूसरे व्यक्तियों जैसा दिखाई दे रहे थे। बातचीत के दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि उनकी सिर्फ उम्र में ही इजाफा नहीं हुआ था। उस समय और बाद में भगत सिंह से जो भी व्यक्ति मिले वे अपनी अनूठी बुद्धिता के और बातचीत के उनके प्रभावशाली अंदाज के गवाह हैं। ऐसा नहीं कि वे बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन वे इतने जोश, इतने जज्बे और इतनी संजीदगी से बात करते थे, यह सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। हम रात भर बात करते रहे और फिर टहलने के लिए निकल गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो हमारी पार्टी में एक नए युग का उदय हो रहा हो। हम जानते थे कि हम क्या चाहते हैं और हमें यह भी पता था कि हमें अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। दोस्तों, भगत सिंह के आगे की सफ़र अगले एपिसोड में मिलेंगे।